दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आभार प्रकट किए जाएं उतने कम। आपके इसी प्यार की वजह से, इसी सपोर्ट की वजह से हमने 5 लाख सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन पूरा किया है। उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिन लोगों को मिलना चाहते हैं उनके नाम चैट बॉक्स में लिखिए, लेकिन कंपनी के नाम को मत चैट बॉक्स में लिखिए, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपने एक नाम बार बार लिखा और आपके आदेश पे हमने उनको आमंत्रित किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। आइए मिलकर स्वागत करें। शिव कुमार जी आज हमारे मेहमान हैं। शिव कुमार जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चैट विद सुरेंद्र वत्स यूट्यूब चैनल पर आने का मौका दिया। और सर आपका एक और धन्यवाद, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की बात किया जाए तो आज के समय में सारे कंपनी के सारे लीडर सिर्फ अपने कंपनी के बारे में सोचते हैं और अपने टीम के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सारे इंडस्ट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और सारे कंपनी के लीडर को एक यूनिटी बनाया। तो अगर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है सभी डायरेक्ट सेलर्स को एक साथ लाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू शिव कुमार जी। ये एक छोटा सा प्रयास था और ये प्रयास इसीलिए सफल हो पाया। आप जैसे जो बड़े लीडर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो अपनी व्यस्तता को, अपने कार्यक्रमों को कहीं साइड में रख के समय निकालते हैं और सब आने लग गए हैं। सो इसलिए ये प्रयास हमारा सफल होता जा रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है आप वाराणसी में थे, स्पेशली इस शो के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और हम आगे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपके कमिंग सून के वीडियो में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। AK सिन्हा ने लिखा है, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सोनू मार्केटिंग ज्ञान। ये कहते हैं शिव कुमार सर के आने से आपके चैनल पर धमाल मचने वाला है। थैंक यू। शिवाजी विनर्स ये लिखते हैं, जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई। और रहीम रवि कुदा लिखते हैं, MLM के किंग आ रहे हैं। तो मतलब आपकी कंपनी वाले लोग तो आपको बहुत आइडियल मानते ही हैं। हमारे व्यूवर भी आपको बहुत प्यार करते हैं सर अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की अगर आइडियल की बात किया जाए तो लोग उसके कर्मों को आइडियल मानते हैं। अगर आपने या किसी ने लोगों के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, तो लोग उसे आइडियल मानते हैं। और मैं अपने सारे एसोसिएट और सभी डायरेक्ट सेलर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना लगाव रखते हैं। तो आप सभी ऑडियंस का और डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। व्यूवर्स की तरफ से मैं मांग लेता हूँ, धन्यवाद बोल देता हूँ सर आपको। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं। शिव कुमार जी आज डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा चेहरा हैं, लेकिन शिव कुमार जी कहाँ पैदा हुए, क्या करते थे डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं सभी व्यूवर्स और डायरेक्ट सेलर्स को बताना चाहूँगा। मैं ऐसे सर प्रॉपर रहने वाला बिहार के औरंगाबाद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें भी मैं एक गांव है जिसका नाम ममका है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म एक किसान फैमिली में हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। और अपने लाइफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं 5-6 साल का हुआ तो कुछ समझ आया। तो हमारे गांव के 99.9% लोग ऐसे थे जो कि खेती के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मेरे दादाजी थे, मुझे याद है मेरे दादाजी का नाम गनौरी सिंह हुआ, और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। क्योंकि जब मैं 10-11 साल का हुआ तो उनको देखा तो समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के एक रेपुटेटेड चेहरे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए
तो इसके बाद कुछ जिम्मेवारी आई और मैं दादाजी को देखने के बाद बहुत प्रेरित हुआ उनके सोच से, उनके विज़न से। और सर, मन में एक देशभक्ति की भावना थी और मैं उसके लिए लगातार ट्राई करते रहता था। मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि बचपन में जब मैं करीब 9 साल का था तो उस समय ही मैं रनिंग करता था। अच्छा, ओके। और रनिंग जो मैं करता था, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर कंटिन्यू। तो इसके बाद जब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, 12 साल, 13 साल, 14 साल का, तो मेरे फादर भी एक किसान थे, तो आर्थिक तंगी से धीरे धीरे गुजरना पड़ा। उसके बाद मैं कुछ करना चाहता था समाज के लिए, देश के लिए। तो जब मेरी 16 साल की एज हुई तो हमने इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया। अच्छा। और केवल 16 साल की एज में ही मैं आर्मी में भर्ती हो गया। अच्छा, 16 साल की एज में भर्ती हो सकते हैं? जी जी सर। अच्छा। पहले 16 ईयर था। अच्छा। और अभी वो 17.5 ईयर है। ओके ओके। अभी बढ़ाया गया है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय कुछ यंग स्टार ऐसे सोल्जर थे जो ज़्यादा शहीद हुए थे, क्योंकि यंग स्टार में जोश थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं डिफेंस की बातें करता हूँ। तो उसके बाद फिर एज को बढ़ाया गया, 17.5 किया गया। अच्छा। तो बिल्कुल मैं यंग था जब एक किसी भी लड़के को जब खेलने का एज होता है, कुछ घूमने का उम्र होता है, उस समय मैं आर्मी में चला गया था। ओके। जब बुक्स पढ़ने का एज था उस समय हम AK-47 और LMG से ट्रेनिंग लिया करते थे। और इस प्रकार धीरे धीरे परिवार की काफ़ी सारी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर आने लगी, क्योंकि मैं 4 भाई हूं तो मेरा दूसरा नंबर आता था। तो मैं जिम्मेवारियों में लग गया, अपने मम्मी पापा के जिम्मेवारी को निभाया, फैमिली का जिम्मेवारी को निभाया। और लगातार 2003 में मैं आर्मी में भर्ती हुआ था सर। और उस समय मैं कुछ बड़ा करना चाहता था लोगों के लिए, लेकिन लगातार 5-6 साल जॉब करने के बाद भी जो हमारे ड्रीम थे, जो हमारे सपने थे, वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसी बीच मैं मेरठ आया और मैं एक हार्ड स्ट्रगलर हूँ शुरू से ही। अगर आर्मी की बात किया जाए तो आर्मी के अंदर भी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 3 दिन भी अगर आपको सोने का मौका ना मिले तो आपके बॉडी में इतना स्टैमिना होना चाहिए, अच्छा, इतना ताकत होना चाहिए कि आप चौथे दिन भी काम करने के लिए रेडी रहें। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी रहती है क्या आर्मी में? यस सर। ओके। जिससे मतलब ऐसे डेवलप किया जाए व्यक्ति को, जी जी सर, कि वो अगर लंबे समय तक सो नहीं पाए तो भी वो सर्वाइव कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। स्टार्टिंग से ही ऐसा ही होता है। ट्रेनिंग का डिज़ाइन इस तरीके से है कि हमें ऐसा लगता है कि जब ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ तो हमें 4 घंटा सोने का मौका मिलता था। तो फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और फिजिकली हम भी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि आर्मी में थे। और इसके बाद हमें 2008 में डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और जिस समय मैं इस इंडस्ट्रीज को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे ड्रीम है, जो हमारे सपने हैं, जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री से हम हासिल कर सकते हैं। और मैं बिना देर किए हुए 2008 में मैं इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। लगभग 2003 में भर्ती हुआ था, तो 5 साल बाद मैं इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। और आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी के जॉब को करते हुए मैं इस बिज़नेस को किया, जो कि एक बहुत टफ था। अगर देखा जाए तो आर्मी के जॉब, हम सुबह 4 बजे हमारा जागना, 4 बजे के बाद 5-6 बजे तक टोटल फौज के कुछ शेड्यूल होते हैं, जैसे बैरक वगैरह को क्लीन किया जाता है, बहुत सारे डिसिप्लिन वहाँ पर होते हैं। हम 5:30 AM हम PT ग्राउंड में चले जाते थे। उसके बाद हम दोपहर तक इंगेज होते थे 1 PM तक। और उसके बाद 1 बजे से हमें 1 घंटा टाइम मिलता था केवल। उसमें हम 10 मिनट से 15 मिनट लेते थे, हम अपना लंच करते थे और जाके हम ग्राउंड में जा के लोगों को इनविटेशन करते थे और प्लान शो करते थे। इवन काफ़ी लाइफ स्ट्रगल भरा रहा है। लगभग हम लोग 10 बजे तक फिर हम आर्मी का ड्यूटी किया करते थे। और 10 बजे के बाद हम हमारी एक साइकिल हुआ करती थी उस समय,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंसान लाइफ में सोच ले राइट, तो किसी भी स्थिति में वो आगे अपने आप को ले जा सकता है। तो हमारा फिर 2 बजे से हम शाम के 6 बजे तक एंगेज होते थे, फिर हमें आधा घंटा ब्रेक मिलता था, और लगभग हम उस समय सेना में नए थे, यानी 5 साल का जॉब, आर्मी में रिक्रूट बोला जाता है उसे, और यंग सोल्जर बोला जाता है, तो सेना के जवान थे सर। और 10 बजे के बाद हम अपनी साइकिल को निकालते और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जा जाके, जिसको हम सुबह इनविटेशन करते थे मॉर्निंग के वक्त या हम दोपहर के वक्त 1 से 2 बजे के बीच, उसको जा जाके हम लोग प्लान प्रेजेंट करते थे। इवन मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी रही है सर कि जब हम 10 बजे चले जाते थे तो मेरठ के अंदर मैं काम स्टार्ट किया था, तो महीने में मुझे ऐसा लगता है कि 25 डेज हम रात का खाना नहीं खाते थे। क्योंकि लगभग, यस सर, क्योंकि जब हम वहाँ से लौट के आते थे तो लगभग 12-1 नाइट हो जाता था, तो 1 बजे कुछ मिलता नहीं है। तो हम क्या करते थे, सेना में एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ बिस्किट और ड्राई फ्रूट रखते थे, और काफ़ी मतलब हार्ड रूल है, काफ़ी डिसिप्लिन है, तो सेना के साथ काम करना रियल में एक बहुत टफ चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन हमने सोच लिया था कि इस इंडस्ट्री से कुछ करना है। राइट। तो हम 30 दिन में 25 दिन बिना खाना खाए सोते थे सर। अरे वाह। हमारी लाइफ स्टोरी कुछ इस तरीके से रही है। बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, बहुत बड़ा सेक्रीफाई किया है। इवन आप जानते हैं कि हम 9 महीने हमें उसी तरीके से सेना के साथ काम करते थे, और जो हमें छुट्टी मिलता था, मुझे याद है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और पहला बार मुझे जब छुट्टी मिला तो मेरठ से मैं दिल्ली आया, और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। अच्छा। मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा एक मकसद क्लियर था कि मुझे यहाँ से डायमंड बनना है इस इंडस्ट्रीज में। मैं जब यहाँ लीडरों की इज्जत को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी की तरह बनना है, क्योंकि उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरा विज़न क्लियर था, मेरा मकसद क्लियर था। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, और एक ट्रेन आई कोलकाता की, और मैं कोलकाता का ट्रेन पकड़ लिया। अच्छा। यस, कोलकाता चला गया। वहाँ पर मेरा एक भाई रहता था, क्योंकि मेरा दोस्त था, या तो कोलकाता जाऊँगा या तो देहरादून जाऊँगा, लेकिन पहले कोलकाता का ट्रेन आया, तो कोलकाता का ट्रेन पकड़ा और भाई के पास चला गया। फिर वहाँ मैं उसको ब्रीफ किया, तो वैसे ही आर्मी में वो भी था। अच्छा। तो वो बिलीव नहीं किया, कि सोचा कि ऐसे ही कोई बताया होगा, क्योंकि शुरुआत में लोग इंडस्ट्रीज को हल्के लेते हैं। उनको नहीं पता था कि इसका मकसद क्या है, ये किस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। लेकिन फिर भी मैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हुआ कि आपके पास मैं रुकूंगा और मुझे मौका दो, 1 महीने में काम करूंगा। लगभग 1 महीने में कोलकाता में काम किया, और वहाँ पर हमने लगभग 100+ लोगों का नेटवर्क बनाया। अच्छा। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गई। और सर देखा जाए तो 2008 से 2014 तक मैं आर्मी के साथ डायरेक्ट सेलिंग को किया। अच्छा। अरे वाह। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें हमने 1 दिन का भी ब्रेक नहीं दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। मेरा सिंगल डे का भी ब्रेक नहीं रहा है। और देखा जाए तो मैं साइकिल से 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर तक मैं दूर जा के लोगों को प्लान दिया हूँ। इवन मेरे घुटने दर्द करते थे। तो हमेशा आगे रहा। बहुत बड़ा चैलेंज था सर, आसान नहीं था कि जॉब के साथ इस बिज़नेस को करना या किसी भी बिज़नेस को करना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर इंसान का मकसद क्लियर है तो कुछ भी कर सकता है। तो वो कौन सा मोमेंट था शिव कुमार जी जब आपको लगा कि अभी मैंने डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करना है? सर हमने जब स्टार्टिंग में ही जब मैं फंक्शन को देखा था, और कुछ यहाँ पर आर्मी पर्सन को ही मैं देखा था जो हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किए थे, और कुछ जॉब वाले को मैं देखा। तो मैं जब फंक्शन में उनकी इज्जत को देखा, जब उनके अचीवमेंट को मैं देखा, और जब उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी को बताई, और उन्होंने भी शेयर किया कि उनके साथ पहले क्या क्या प्रॉब्लम थे, और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर ये लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक टॉप तक पहुँचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में
जब उस समय थे तो डायमंड हमारे लिए एक टॉप का रैंक हुआ करता था कि डायमंड बनने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमने स्टार्टिंग में ही ये डिसीजन ले लिया था लगभग 2 साल काम करने के बाद कि मुझे इस बिज़नेस को फुल टाइम करना है। लेकिन सर स्टार्टिंग में इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं कि फुल टाइम आ सकें। तो मैं लगातार 2008 से 2014 तक हमने पार्ट टाइम इस बिज़नेस को किया। अच्छा। और जब मेरा यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग से लगभग 1.5 से 2 लाख पर मंथ का इनकम आने लगा तो हमने फिर यहाँ पर फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। एक प्रश्न आता है, बार बार लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करना भी चाहिए, यही एडवाइस भी किया जाता है। तो वो कब एक व्यक्ति को फुल टाइम करना चाहिए, वो किसी भी जॉब में है, प्राइवेट में है या गवर्नमेंट जॉब में है? सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए या प्राइवेट जॉब की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में जो उनका सैलरी है, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए, अगर उनका सैलरी से कुछ ज़्यादा आने लगता है तो उनको फुल टाइम आने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है सर। मेरा एक चीज़ बोलना है, और मैं शुरू से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हूँ कि 2 जगह पर कहीं भी सक्सेस नहीं मिल सकती। 2 नाव में पैर नहीं रखना, 2 नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, जैसा आप कह रहे हैं, कि आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कम उतना सैलरी, उतना इनकम आ जाए जितना सैलरी आपको मिल रहा है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग में सर यहाँ पर भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और बिना पैसे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ तो पैसे होने चाहिए, या तो जॉब से उतना इनकम आने लगे, या तो उनका बैकग्राउंड अच्छा हो। राइट। तो अगर फाइनेंशियल बंदा फ्री है तो मेंटल भी फ्री रहेगा और वो बड़ा काम कर सकता है। तो जॉब से थोड़ा ज़्यादा सैलरी आना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं शिव कुमार जी। जैसे आपने आर्मी की ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग होती है, कुछ बेसिक्स बताए जाते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग में कुछ रहते होंगे ऐसे। यस सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग के वो कौन से बेसिक्स हैं जिनका पालन करके शिव कुमार जी आज इंडस्ट्री के इतने बड़े लीडर बन गए? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और बेसिक की अगर बात किया जाए तो मैं बेसिक ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया हूँ, और हमें ऐसा बोला जाता था कि सेल मशीन बोला जाता था स्टार्टिंग में। ओके। तो अगर बेसिक की बात किया जाए सर, तो बेसिक अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो इनविटेशन सौदा प्लान ही होता है। राइट। अगर किसी भी लीडर की बात किया जाए तो फेल क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमें लोगों को अपने साथ लाना होता है, लोगों को ट्रेन करना होता है, लेकिन जब तक लोग हमारे साथ आएंगे नहीं तब तक हम उसे एजुकेट कैसे करेंगे? राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो किसी भी लीडर के लिए 2 चीज़ स्ट्रांग होना स्टार्टिंग में ज़रूरी है। इनविटेशन सौदा प्लान, अगर इनविटेशन सही है तो और सौदा प्लान सही है तो कहीं से भी सेल निकाले जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला, आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिहार औरंगाबाद से हूँ, और मैं मेरठ से बिजनेस का स्टार्ट किया। मेरठ में मुझे कोई जानने वाला नहीं था, मेरठ में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन वहाँ पर मुझे याद है कि हम कंकड़ खेड़ा में रहते थे और हम अपनी साइकिल उठाते थे। और सेना की अगर बात किया जाए तो ड्रेस कोड भी मैं पीटी ड्रेस वगैरह में जा के काम किया हूँ। सेना का एक पीटी ड्रेस होता है, कभी चीता ड्रेस होता है, और अलग अलग ड्रेस है सर। तो अगर उस समय की बात किया जाए तो मैं बेगम पुल पर चला जाता था और अनजान लोगों से मिलता था। ओके। बिल्कुल मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी जी सर, बेसिक्स को अगर हम लोग स्टेप वाइज देखें सर, कौन कौन से स्टेप्स हैं बेसिक के? यस सर। जो व्यक्ति पहली बार सुन रहा है बेसिक्स के बारे में, ताकि वो उसको फॉलो करे। यस सर। पहला है कि इनविटेशन सौदा प्लान आना चाहिए। फिर अगर इनविटेशन मतलब लोगों को इनवाइट करें, लोगों को इनवाइट करना। ठीक है सर। फिर इसके बाद उनको प्लान शो करना। इनविटेशन के भी बहुत सारे स्टेप है सर। आपको हाथ कैसे मिलाना है, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, इसके बाद आपको सबसे पहले उसके बारे में पूछना है, मतलब फिर अपने बारे में बताना है कि मैं क्या करता हूं। इनविटेशन की जो स्किल है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि फोन किया, किसी से बातचीत कर ली, प्रॉपर वे में बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा सर। राइट। क्योंकि मेरा बोलना है कि जो सीखता है वही जीतता है।
अगर इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो इस इंडस्ट्रीज में आज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो करोड़ों रुपए महीने का अर्निंग लेते हैं। तो ये यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिना सीखे उस रैंक पर नहीं जाया जा सकता है। तो इन्विटेशन भी सीख के करना है, प्लान भी सीखे हुए तरीके से देना है। फिर इसके अलावा बेसिक स्टेप होते हैं, ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं, लिस्ट होते हैं, इन्विटेशन सौदा प्लान आपको बता दिया, फॉलोअप होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, मीटिंग होते हैं। ये सब बेसिक स्टेप है, अगर रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा सर। अगर किसी भी लीडर अगर एक स्टेप को भी अगर फॉलो नहीं करता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं, अगर 6 फेरे लिया जाए और 1 फेरे ना हो तो वो शादी पूरी नहीं मानी जाती है। तो बेसिक स्टेप जो भी जिस भी कंपनी में डायरेक्ट सेलर हैं उनको सिखलाई दिया जाता है, तो उन सारे स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा अगर कामयाब बनना है तो बिजनेस के सारे एथिक्स, सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। बेसिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। ग्रेट सर, व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूं सर। ये प्रश्न है राम बाबू बिंद का, टीम के अंदर टिकाऊ लीडर कैसे बनाए? लीडर्स आजकल है ना वैसा कल्चर सा चल गया, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो टिकाऊ कैसे रखें? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राम बाबू का। और देखा जाए तो स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता है कि जिस तरीके से आप सिखलाई दोगे, जिस तरीके से आप ट्रेंड करोगे, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो शुरू में ही कोई लीडर अगर आता है तो उसको ये बताने की ज़रूरत है, एक सच्चाई के साथ काम करने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज एक वैसी इंडस्ट्रीज नहीं है जिसमें कि रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, वेन्यू दिखाते हैं और बोलते हैं तू यहाँ से 1 साल में करोड़पति बन जाएगा। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये भी वैसी इंडस्ट्रीज है जैसे कोई भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज। कोई डेवलप करने में, कोई होटल खड़ा करना है तो 3 से 5 साल लगेगा, कोई बिजनेस खड़ा करना है तो 3 से 5 साल लगेगा। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ आने के बाद इस इंडस्ट्रीज को सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहला साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का और तीसरा साल कमाने का। जबकि लोग क्या करते हैं, पहला साल कमाने का, दूसरा साल सिखाने का और तीसरा साल सीखने का। लोगों का सर फंडा ही उल्टा है। तो किसी को भी ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है तो 3 से 5 साल टिक के काम करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद उनको एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग का जो भी एजुकेशन है, हर अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाए हुए हैं जिसके तहत उनको ढालना ज़रूरी है, सिस्टम के तहत उनको चलना ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स, प्रिंसिपल और सही गाइडलाइन को अपने टीम को दीजिए। तो जब एक लीडर को ये पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ कामयाब होने के लिए 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा, मुझे कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे कामयाब होने के लिए अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा, तो क्लियर है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज में कोई भी अगर 5 साल जो इंडस्ट्रीज का प्रिंसिपल बोलता है उसके मुताबिक चले तो सर 5 साल में जितनी बड़ी सफलता इंडस्ट्री देती है कोई भी नहीं दे सकता है। ग्रेट। तो जनरली प्रॉब्लम यही आती है सर कि लोगों को ये बता दिया जाता है स्टार्टिंग में, या ऐसा मैसेज कन्वे कर देते हैं लोग कि भाई आप बहुत जल्दी 1 साल में 2 साल में ही बहुत कुछ आप अचीव हो जाएगा, यस सर, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। तो उसको अगर हम पहले प्रिपेयर करें कि भैया 5 साल तो आपको लगाने पड़ेंगे और पहले साल आपको सीखना पड़ेगा, तो माइंड की अगर वैसी प्रिपरेशन हो जाएगी तो वो टिक जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही वो ये कि उसको अगर हम सिस्टम के साथ में जोड़ देंगे, जो एजुकेशन सिस्टम है कंपनी का, तो फिर एजुकेशन सिस्टम उसको टिका के रखेगा और शायद इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं टिका सकता। यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट। माइंडसेट एंड सिस्टम। ग्रेट सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ सर। ये प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विमलेश कुमार ओरिया का। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं? आज शिव कुमार जी का लाइफस्टाइल, आपकी कारों का काफिला, वो सबको बहुत मोटिवेट करता है और लगता है कि यार हमें भी ये सब लेना है। तो सेक्रीफाइस क्या क्या करने पड़ते हैं इतनी बड़ी कामयाबी के लिए? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है विमलेश जी का और आपका। अगर लाइफ में देखा जाए तो मेरा लाइफ तो टोटल सेक्रीफाई है सर, और मेरा ये बोलना है कि सक्सेस कुर्बानी मांगती है। ओके।
सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्मी के जॉब को करते हुए बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं था। सर हमारे लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब मैं इस इंडस्ट्रीज में आया तो एक तरफ जॉब था, मैं यंग स्टार था उस समय, बिल्कुल यंग था, अभी भी यंग हूँ लेकिन पहले और यंग था। बिल्कुल यंग है आप, कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं सर एक साल घर नहीं गया हूँ। कभी तो ऐसे हुआ है कि मैं मतलब 16-17 महीने में घर नहीं गया हूँ। घर के बाहर से निकलता था, घर जाने का मेरा बहुत मन करता था लेकिन मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। इवन हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोड होता था तो मैं सेना का ट्रेनिंग पूरा यहाँ पर यूज किया हूँ सर। सेना के अंदर जो डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस सब कुछ सिखाया गया, मैं 3-3 रात भी बिना सोए काम किया हूँ। मैं 30-30 दिन में 25-25 दिन बताया था कि बिना खाना खाए भी काम किया हूँ नाइट में। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ शिव कुमार जी, जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जब आपने इतनी मेहनत किया, उस समय परिणाम भी वैसे नहीं होंगे जैसे आपने चाहे होंगे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर मैं बताना चाहूँगा कि जब 8 साल हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग किया था 2008 से 2016 तक, तो 2008 से 2016 तक मेरे पास बहुत छोटी सी अचीवमेंट थी। 8 साल में? हाँ 8 साल में। अच्छा। अगर 8 साल की बात किया जाए तो 8 साल में मेरा जो अचीवमेंट था वो 60 से 70 लाख के बीच था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे खर्चे हो चुके थे क्योंकि मैं शुरू से ही लीडरशिप किया हूँ, शुरू से ही आगे रहा हूँ। रनिंग एक्सपेंसेस करने पड़ते बहुत ज़्यादा मेरा होता था कि आज मैं दिल्ली में हूँ तो अगला दिन मैं कोलकाता में रहता था, अगला दिन मैं बेंगलोर में रहता था। तो जो भी बिजनेस बोला, जो भी प्रिंसिपल बोला, उसे मैं फॉलो किया। सर मेरा मानना है कि अगर किसी भी इंसान का विज़न क्लियर हो, मकसद क्लियर हो, तो दुनिया का कोई ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरा पहले दिन से मुझे पता था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में एक व्यक्ति भी कामयाब हुआ है तो मैं भी कामयाब बनूंगा। सिर्फ मुझे ये समझने की जरूरत है कि कामयाब होने के लिए क्या क्या करना है। मेरा मकसद सर पहले दिन से क्लियर था और आज मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया था तो शुरू के 1 साल में ही मैं सोच लिया था कि अगर कोई भी लीडर डायरेक्ट सेलिंग महीने का मोर देन 1 CR ले रहा है तो मैं भी 1 CR से ऊपर जाऊंगा, मैं अपने लोगों को भी उस रैंक पर ले जाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग मेरा मकसद सर क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था, और जो विजन क्लियर होता है सर तो 90% काम वहीं पर हो जाता है। मतलब हम तकलीफों को मत देखें, जो आपके विजन बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको देखेंगे तो फिर वहाँ से मोटिवेशन आता रहता है। यस सर, यस सर। ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर, RK दीक्षित जी का है। एक व्यक्ति 2 लोगों की टीम को नहीं संभाल पाता, आप 7 लाख लोगों की टीम को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं दीक्षित जी को बताना चाहूँगा कि 7 लाख मेरा पहले नेटवर्क था, अभी नेटवर्क मेरा वैसे 11 लाख प्लस का है। क्या बात है। और डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो देखिए, एक जब बेसिक को ये स्टार्ट करता है तो उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्साइटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ा होता है वैसे वैसे मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। पहले किसी को भी एक अच्छे लीडर बनने की ज़रूरत है और बाद में एक अच्छे डायरेक्टर बनने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो बड़े टीम को संभालने के लिए हमें टीम के लीडरों को समझना पड़ता है कि कौन लीडर क्या चाहता है। हर किसी को एक तरीके से हम लीड नहीं कर सकते हैं, हर किसी को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है सर कि हमेशा जो परफेक्शन आती है प्रैक्टिस से आती है। जब हमने इस इंडस्ट्रीज को जब करना स्टार्ट किया 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आज हमें ये देखते पता चल जाता है कि किस लीडर को क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे डॉक्टर की अगर बात किया जाए तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो जब किसी का नब्ज पकड़ता है तो उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर बीमारी क्या है, 1 मिनट में लिख देता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है क्या लिखता है। तो वैसे हम लोग का एक्सपीरियंस है कि हमें पता चल जाता है कि किस लीडर को क्या रिक्वायरमेंट है, आगे हमें क्या कुछ टीम को देने की ज़रूरत है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत मैच्योरिटी के साथ और लोगों को एक यूनिटी के साथ काम करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सर एक्सपीरियंस, आज जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही इतने बड़े टीम को हैंडल करने में हमें काम करता है, काम देता है। तो
हर लीडर के अंदर ऐसा हो जाता है, परफेक्शन आ जाती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के बीच रहोगे, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज में आप खेलोगे, आप उतना ही आगे बढ़ोगे। तो ये हमारे लिए सर 11 लाख लोगों को हैंडल करना बहुत ईजी लगता है। तो आज मतलब के टाइम में इसमें मज़ा आता है मुझे लोगों के परेशान साथ। होने की जरूरत नहीं है, कितने लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा। यस यस। बस थोड़ा जैसे आपने पहले ही बोला, एजुकेशन सिस्टम के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस करते करते आप आज 11 लाख को हैंडल कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 11 लाख बहुत जल्द 1 करोड़ 11 लाख में कन्वर्ट हों, क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। और आप बिल्कुल एकदम फिट हैं, एकदम अभी भी बिल्कुल फौजी की तरह आप दिखते हैं। Thank तो you. निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे शिव कुमार जी। आपने समय निकाला, आप बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, आपने देश की सेवा की, और अब लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग को भी मेरा मानना है कि ये भी देश की ही सेवा है, एक दूसरे रूप में है। हालांकि आर्मी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो नेक्स्ट लेवल की सेवा है एक्चुअली। Yes, sir, लेकिन yes, sir. ये भी एक ऐसी सेवा है जिसमें आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों में अच्छे संस्कार दे सकते हैं, लोगों में लीडरशिप दे सकते हैं। सो काम आप बखूबी कर रहे हैं। सो हमारा भी प्रयास यही है चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से कि हम लोग इंडस्ट्री की सेवा करें। आपने समय Yes, sir. निकाला सर, एक बार फिर दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे शिव कुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। लग्जरी लाइफ तो सब लोग जानते हैं शिव कुमार जी की, लेकिन उनके सेक्रीफाइस क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, वो भी हम सबको आज जानने को और सीखने को मिला। और आप केवल मात्र अचीवमेंट को मत देखिए, जो संघर्ष किया है, जिस प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया है, वो प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को हम लोग जी सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस प्रकार के बड़े लीडर्स से आप कैसे मिल पाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं आएंगे। सो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में अभी उनका नाम लिखिए, हम प्रयास करेंगे जिनको आप चाहते हैं उनको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करें, आपके ही प्रश्न उनको उनके सामने रखे जाएं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।